साथियों नमस्कार। साथियों पीसीएस की करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। अगली न्यूज पर बात करते हैं। देखिए, एकात्मा की मूर्ति, एक मूर्ति का अनावरण किया गया है और ये मूर्ति बनी हुई है आदि शंकराचार्य के नाम पर। आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है ये, और इसका अनावरण किया गया था 21 सितंबर 2023 में, और इसे किया था शिवराज सिंह चौहान ने। एमपी के उस समय सीएम हुआ करते थे ये, इन्होंने किया था। और इस मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ वननेस, एक आत्मा, वननेस, क्योंकि वो वेदांत के फिलोसोफर थे आदि शंकराचार्य। उन्होंने वेदांत की टीचिंग दी थी और अलग अलग जाकर के लोगों को बहस के लिए आमंत्रित करते थे और कहते थे अगर आप मेरे से बहस में जीत जाओगे तो मैं आपका धर्म या आपकी बात को स्वीकार लूंगा, वरना आपको वेदांत की बात को मानना पड़ेगा। ऐसे करके इन्होंने काफी ज्यादा वेदांत को प्रचलित किया था और देश में दोबारा से भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका अनावरण एक समारोह में किया गया था जिसका नाम था शंकर वतनरणम। ये कहाँ पर हुआ है? ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर वहीं एमपी में। ठीक है, प्लस इसके साथ ही अद्वैत लोक संग्रहालय, आचार्य शंकर संग्रहालय भी बोलते हैं, इसका भी वहां पर अनावरण किया गया है। अद्वैतवाद को मानते थे आदि शंकराचार्य। अद्वैत का मतलब दो नहीं है, सब एक है, यानी कि ब्रह्म एक है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा वो कहते थे। इसके बाद यहाँ पर एक परिसर है, उसका नाम भी दिया गया है एकात्म धाम। एकात्म धाम, इसमें क्या क्या है? इस परिसर में बहुधातु प्रतिमा है, यही बहुधातु यानी कि एलॉय की कई सारे एलिमेंट्स को मिक्स करके ही बनाई गई है। दूसरा संग्रहालय है, जैसा कि आपको पता है। और तीसरा आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान, इसको भी यहाँ पर खोला गया है। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है किसका? अद्वैत वेदांत का। वेदांत वही फिलोसफी जो आपको बता रहा हूँ, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसकी ये बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हुआ कहाँ पर है? जगह कौन सी है जहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई है? खंडवा, एमपी खंडवा। खंडवा को दक्षिण भारत का द्वार भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंध्यन है, सतपुरा है, सतपुरा में यहाँ पर खंडवा है। अगर आपको नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाना है तो ये खंडवा वाले दर्रे को ही पार करना पड़ता है। इसे दक्षिण भारत का द्वार भी बोलते हैं, गेटवे टू साउथ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा ये कितनी ऊंची है? 108 फुट ऊंची है। कितनी ऊंची है? 108 फुट। ठीक है साहब, किस तरह की मुद्रा में है? चलने वाली मुद्रा में, देख के लगेगा चल रहे हैं। ठीक है, वॉकिंग पोस्चर है, ये चीज पता होनी चाहिए। उसके अलावा बनी किसकी है? ब्रॉन्ज की, कांस्य की, एलॉय की बनी है, जिसमें 88% कॉपर है, टिन है, लेड है, CTL CTL CTL, कॉपर टिन लेड, कॉपर टिन लेड, कॉपर टिन लेड। ठीक है, 27 फुट ऊंचे कमल की पंखुड़ी, एक बेस बना हुआ है, कमल का बेस। कमल आजकल काफी चर्चा में है, कमल का बेस बना हुआ 27 फुट ऊंचा, उस पर यह खड़ी हुई है। ठीक है, और मूर्ति का ऊंचाई कितना है? 108 फुट। और इसका कॉन्सेप्चुअल स्केच, कॉन्सेप्ट यानी कि किस तरह की मूर्ति होगी, कैसा हाथ होगा, कैसा पैर होगा, किस तरह का, सारी चीजें, ये जो स्केच है बनाया है वासुदेव कामत। वासुदेव, वासुदेव। ठीक है, और स्टैचू किसने बनाया है? भगवान ने। इससे ज्यादा स्पिरिचुअल क्या होगा? वासुदेव भगवान, वासुदेव भगवान, वासुदेव स्केच बना रहे हैं, मूर्ति भगवान बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ स्टैचूज पहले भी बना चुकी है सरकार, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात। तिरुवल्लुवर स्टैचू, तमिलनाडु, नाम से पता चल रहा है। ये है गोमतेश्वर, ये कर्नाटका में है स्टैचू। फिर है हनुमान स्टैचू, दिल्ली में है, काफी फेमस है। फिर है मुरुगन स्टैचू, तमिलनाडु में मुरुगन। फिर है मुरुदेश्वर शिव स्टैचू, कर्नाटक में है। ऐसे कई सारे हैं जो पता होने चाहिए, लेकिन अगर इनको भी याद रख लेंगे तो आप आंसर को टिक कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैच द कॉलम कराने के लिए आएगा, उसे आप कर पाएंगे जहां तक मुझे लगता है। इसके बाद जो एक स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का भी अनावरण हुआ है 14 अक्टूबर 2023 को। ये बाबा साहेब के नाम पर बनाई गई है, उन्हीं की स्टैचू है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब। और ये कहाँ पर बनी है? इंडिया में नहीं बनी है, USA में बनी है, मेरीलैंड USA। अम्बेडकर साहब बड़े आदमी थे, तो बड़े लोग बड़े एक देश में ही अपनी मूर्ति बनवाएंगे, तो उन्होंने USA में बनवाई है। उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर रहेंगे, और USA दुनिया का भी सुपर पावर है, तो ये भी सुपर पावर ही थे अपने टाइम पर। तो इनकी कहाँ बनी है? मेरीलैंड USA में। 19 फुट की है, याद रखना है, 19 फुट। आदि शंकराचार्य की 108 फुट। स्टैचू कितना ऊंचा? 27 फुट, वो उधर याद रखना है। कहाँ पर? खंडवा में। किसकी बनी है? एलॉय की, मिक्सचर। ठीक है, इनकी भारत से बाहर डॉक्टर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो डॉक्टर साहब की भारत से बाहर ये सबसे ऊंची प्रतिमा है। और भारत में सबसे ऊंची कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत में सबसे ऊंची है। ये उसी का रेप्लिका है, उसी की जैसी बनाई है। और बनाई किसने है? राम वी सुतार ने, राम वी सुतार ने। ठीक है, इन्होंने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई थी। राम वी सुतार, राम वी सुतार, राम ने बनाई है, राम ने।
राम ही बना सकते हैं उनकी। आजकल राम भी काफी चर्चा में है, तो उससे आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा 2023 में ये बनी थी, जिसका अनावरण इसका भी हुआ था। और ये कांस्य की प्रतिमा है, कांस्य की प्रतिमा है 125 फुट की, 125 फुट की। तो हैदराबाद में कितनी है? 125 फुट की। यूएसए में 19, हैदराबाद में 125, यूएसए में 19, हैदराबाद में 125, यूएसए में 19। ठीक है जी। शिल्पकार कौन है? राम वी सुतार। अब जो हमने याद करी थी आदि शंकराचार्य की 108 फुट की, उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? वासुदेव। मूर्ति किसने बनाई? भगवान। इसे याद रखना। ठीक है, वासुदेव भगवान, वासुदेव भगवान, वासुदेव भगवान। कैसी पोस्चर में है? वॉकिंग पोस्चर में। ठीक है, कहां पर? खंडवा में। चलिए अगला, अगली न्यूज है आपकी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। एक हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, इस पर तो हम बात करेंगे। पहले हल्दी के बारे में जानकारी लेते हैं। हल्दी देखो, इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछे तो आप बोल देना या लिख देना वहां पर कुरुकुमा लौंगा, कुरुकुमा लौंगा, कुरुकुमा लौंगा। किस फैमिली से आती है? साइंटिफिक नेम है, किस फैमिली से आती है? जिंजीबेरेसी, जिंजीबेरेसी, जिंजीबेरेसी। ये पता होना चाहिए, पूछ सकता है, चर्चा में थी इसलिए, वरना हर किसी के साइंटिफिक नेम याद करने की जरूरत नहीं है। जो चर्चा में रहता है उसको करने में फायदा है। सदाबहार है, पूरे साल ये उगती रहती है। और उगती कहाँ है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय प्रायद्वीप में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है भारत और उसके पड़ोसी राज्य जितने भी हैं, पड़ोसी देश। ठीक है, उनमें प्लस साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया इधर वाला, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सब साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में। भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, ठीक है साहब। इसमें एक चीज पाई जाती है, एक कंपाउंड पाया जाता है, इसी के नाम पर है। कंपाउंड का नाम है कुरकुमिनॉइड, कुरकुमिनॉइड। ठीक है, ये एक बायोएक्टिव कंपाउंड है, जैविक सक्रिय एक तरीके से कंपाउंड है ये दो फायदे देता है। एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, आपके शरीर में आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा। दूसरा एंटी कैंसर है, आपके कोई भी कैंसर नहीं होने देगा। इसलिए हल्दी खाइए, ज्यादा से ज्यादा दूध में मिला के पीजिए, कभी कैंसर नहीं होगा और ज्यादा बूढ़े भी नहीं दिखेंगे, थकान भी नहीं होगी। ठीक है, भारत हल्दी के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में 75% से ज्यादा हल्दी भारत ही बना लेता है। और उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, फिर तेलंगाना है, फिर कर्नाटक। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ऐसे याद रखना है। ठीक है, हल्दी। अब इसका 4 अक्टूबर 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाएंगे, यही राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो बनाने वाले हैं। ये काम क्या करेगा? ये अवेयरनेस फैलाएगा हल्दी के बारे में, काफी फायदेमंद है। इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक $1 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे हल्दी का। रिसर्च और डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास में कार्य करेगा हल्दी से रिलेटेड। और वैल्यू एडिशन, हल्दी को और कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं अलग अलग चीजों में, उस पर भी ये काम करेगा। ये तो सब कॉमन सेंस वाले हैं, कोई भी इसे कर देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। हमारा एम क्या है? 2030 तक 1 बिलियन करना एक्सपोर्ट। ये पूछेगा पीसीएस, ये पूछेगा पीसीएस के लिए ये काम का है हल्दी वाला। हल्दी के लिए नंबर 1 स्टेट कौन सा? महाराष्ट्र। अगला तीसरी न्यूज है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था कि हमें महिलाओं को आरक्षण देना है लोकसभा में, राज्यसभा में और असेंबलीज में। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। इसी आरक्षण वाले अधिनियम को नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये लागू कब से होगा? जब परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद जब लोकसभा में सीट्स बढ़ाई जाएंगी या राज्यसभा में बढ़ाई जाएंगी, तब इस विधेयक को या इस कानून को लागू किया जाएगा। परिसीमन का मतलब क्या होता है कि 2026 में दोबारा से जनता को एक बार काउंट किया जाएगा एरिया के हिसाब से, और उस हिसाब से लोकसभा राज्यसभा में सीटें बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, उस हिसाब से सीटें भी बढ़ानी पड़ेंगी, प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो तब से ये लागू होगा, ये चीज पता होनी चाहिए। 19 सितंबर की न्यूज है जब विशेष सत्र बुलाया गया था संसद का। आपको याद हो, काफी न्यूज में रहा था कि अचानक सरकार ने विशेष सत्र क्यों बुलाया है, कहीं यूसीसी तो नहीं आ रहा, कहीं कोई और चीज तो नहीं आ रही। तो उसमें विधेयक लाया गया था। विधेयक का नंबर कौन सा था? 128वां विधेयक था, 128वां। कई बार क्या होता है, विधेयक लाया जाता है लेकिन पारित नहीं हो पाता, तो खारिज हो जाता है। तो इसलिए 128वां ये था, लेकिन जब पारित हो गया और ये अधिनियम बन गया, जब ये एक्ट बन गया, तो ये 106वां एक्ट था। ठीक है, 106 नंबर का था। आप कहोगे बीच वाले कहाँ गए, डिफरेंस कहाँ गया, 22 कहाँ गए? वो 22 एक्ट नहीं बन पाए थे कभी। तो 128वां विधेयक था, याद रखना। विधेयक 128वां था और अधिनियम 106 है, 106।
ठीक है, स्पेशल सेशन में लाया गया था। इसमें लगभग सभी लोगों ने इसका सपोर्ट किया था, लेकिन 2 लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, AIMIM का ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलील, ये ऐसे नाम क्यों रखते हैं, इन लोगों ने इसका सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, बाकी सबने लगभग सपोर्ट किया था। पूछा जाएगा पहले कहाँ पारित हुआ, पहले लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है साहब, इसमें क्या क्या प्रावधान थे कि भाई राज्यसभा में कोई विरोध नहीं हुआ था, याद रखना। प्रावधान ये थे कि लोकसभा में, राज्यसभा में और दिल्ली की असेंबली में, तीनों में 33%, वही 1/3 जो है रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, और ये अगले 15 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब जब ये लागू होगा उसके 15 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। उसके बाद अमृत काल में, अमृत काल का मतलब होता है 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के बाद से जो 100वीं वर्षगांठ तक का जो काल चल रहा है, ये अमृत काल कहलाता है, 25 साल का। इसी अमृत काल में नए संसद भवन में पारित होने वाला ये पहला विधेयक है। सवाल पूछा जाएगा, नई संसद में अमृत काल में पारित होने वाला पहला विधेयक कौन सा है? महिला आरक्षण। ठीक है, इन तीनों में तो ये है ही। इसके बाद इस अमेंडमेंट में ये भी कहा गया है कि 239 AA संशोधन रहेगा, प्लस 330A, 332A और 334A को ऐड करेंगे। ये आर्टिकल्स हैं, नए आर्टिकल्स या एक तरीके से अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं। और इसमें एक अनुच्छेद याद रखना है कि 332A, ये याद रखना है बस, 332A, 332A। इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होती है ना, स्टेट असेंबली, उसमें भी आरक्षण प्रस्तावित है। ये कह रहा है, पता होना चाहिए। और लागू कब होगा? डिलिमिटेशन के बाद से। एक चीज और याद रखनी है कि जो SC और ST को रिजर्वेशन दिया होता है ना, ऑलरेडी जो दिया हुआ है, उसमें से भी 1/3 उनको महिलाओं को देना पड़ेगा। दिए हुए में से, अलग से नहीं है, दिए हुए में से ही उनको महिलाओं को देना पड़ेगा 1/3 अपने ही कैटेगरी में। ये चीज भी पता होनी चाहिए, पूछ सकता है। इसके अलावा अर्ली एफर्ट्स इस मामले में कब कब रहे हैं? इससे पहले भी क्या सरकारों ने प्रयास किया है महिलाओं को आरक्षण देने का? किया है। पहले किया था 11वीं लोकसभा में 1996 SD देवगौड़ा, फिर 12वीं लोकसभा 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी, 13वीं लोकसभा 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी। हर बार विफल रहा, पास नहीं हो पाया, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं था, सपोर्ट नहीं हो पाता। पूर्ण बहुमत वाली सरकार का यही फायदा होता है। दूसरा, 15वीं लोकसभा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया, राज्यसभा में 2010 में पास हो गया था, लोकसभा में काफी ढीले पड़ गए थे ये लोग, पता नहीं क्यों क्या करते रहते थे। लोकसभा में करते करते ने 2014 हो गया, और 2014 में लोकसभा लैप्स कर गई, यानी कि दोबारा चुनाव होने थे तो पुरानी वाली लैप्स हो जाती है। जब लोकसभा लैप्स होती है तो उसमें पड़े हुए अधिनियम या कोई बिल वगैरह हैं वो भी लैप्स हो जाते हैं, अगर पास नहीं हुए हैं तो। ठीक है, मतलब बिल, अधिनियम की बात नहीं कर रहा, बिल अगर है तो लैप्स हो जाता है, और अगर बिल पास हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, बिल को विधेयक बोलते हैं और एक्ट को अधिनियम बोलते हैं। चलिए साहब, अगला आयुष्मान भव अभियान। ये क्या है साहब? ये एक तरीके से सेलिब्रेशन है। सरकार ने आयुष्मान भारत एक प्रोग्राम चलाया था, वो काफी सक्सेसफुल रहा है, उसके कई सारे पड़ाव सक्सेसफुल रहे हैं, उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। 13 सितंबर 2023 में हमारी प्रेसिडेंट ने इसको चलाया था गांधीनगर से। ये पता होना चाहिए, ऑन द सक्सेस ऑफ आयुष्मान भारत। ठीक है, ये राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा की एक पहल है पूरे नेशनल लेवल पर, और इसका उद्देश्य ये है, इस सेलिब्रेशन का उद्देश्य ये है कि हर गांव और शहर तक स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचें। ठीक है, इसी दौरान आभा ID निर्माण भी किया गया। ठीक है, आभा ID का मतलब होता है एक तरीके से ID दी जाएगी, हेल्थ ID, PM जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत 3 घटकों को ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जिससे कि सर्विसेज बढ़े, हेल्थ में सर्विसेज हों, जिनमें पहला रहेगा आयुष्मान आपके द्वार 3.0, ये तीसरा वर्जन है, आयुष्मान आपके द्वार 3.0। दूसरा है आयुष्मान मेला, और तीसरा है आयुष्मान सभा। याद रखना, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा, ये किया जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये कार्यक्रम क्यों किया गया है? क्योंकि आयुष्मान भारत लाया गया था एक कार्यक्रम 2017 में, और एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारा एक मिशन है कि सभी को स्वास्थ्य का कवर मिले, सभी को स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, उसके तहत ये लाया गया था। और ये किन चीज़ों के अनुरूप बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें रखी गई हैं, वो वही चीज़ें रखी गई हैं जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में है 2017 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जो जो चीज़ें हमारी शामिल हैं, उसी के आधार पर इसमें पहलू जोड़े गए हैं। ठीक, SDG 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, 17 लक्ष्य हैं जिसे पूरी दुनिया को 2030 तक प्राप्त करना है। उनमें जो तीसरा लक्ष्य है, UPPCS पूछता है इसे, SDG 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, मैं द कॉलम करा लेता है, तो यह है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, इसको भी सेटिस्फाई हम करते हैं।
तो जब ये आया था तो इसमें 4 पिलर थे, आज भी हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। पीएम जय जन आरोग्य योजना चलाई जाएगी, लोगों को दवाई गोली दी जाएंगी। पीएम अभीम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाएगा, आधारभूत संरचना बनाई जाएगी। और पीएम एबीडीएम डिजिटल मिशन, यानी कि डिजिटली लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताया भी जाएगा और उनके रिकॉर्ड्स भी रखे जाएंगे। ये चीज़ें लाई गई थी, ठीक है। अब जब ये चीज़ें लाई गई थी, इनमें से 2 चीज़ें हैं काफ़ी सक्सेसफुल रही, एक पीएम जय जन आरोग्य योजना और पीएम एडीएम डिजिटल मिशन। इसे 2 साल हो गए हैं, इसे 5 साल हो गए हैं, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसलिए हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक तरीके से सेलिब्रेशन किया इस चीज़ का, और आरोग्य मंथन 2023 चलाया था साइंस सेंटर दिल्ली में, विज्ञान केंद्र दिल्ली में 25-26 दिसंबर के आसपास। 25 दिसंबर को क्रिसमस भी होता है, अटल जी की जयंती भी होती है, ठीक है जी। और इसी मंथन के तहत कुछ अवार्ड्स टाइप के दिए गए या एक तरीके से सम्मानित किया गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, सबसे ज़्यादा इलाज कहाँ होते हैं, और बड़े राज्यों में केरला ने टॉप किया है, छोटे राज्यों में मेघालय ने टॉप किया है। केरला बड़े राज्य, छोटे राज्यों में मेघालय, वो यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी ने किया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ आयुष्मान कार्ड क्रिएशन, आयुष्मान का जो कार्ड है सबसे ज़्यादा किसे दिया गया, बड़े में असम, छोटे में नागालैंड, यूटी में जम्मू कश्मीर। ये पता होना चाहिए। उसके बाद एक लास्ट न्यूज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। मिथुन एक पशु है जो आपका पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉस फ्रंटालिस, बॉस फ्रंटालिस। इसे पर्वतों का पशु भी कहते हैं, कैटल ऑफ द माउंटेन। ध्यान रखना, कैटल ऑफ द माउंटेन मिथुन, ये समझ लो मिथुन चक्रवर्ती माउंटेन पे रह रहे हैं, ठीक है। कौन सी फैमिली है, ओविडे। मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई दिल पे मत लेना, मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ उनका। बोविडे फैमिली का है। और ये जंगली गौर एक होता है, जीव होता है गौर, उसका पालतू रूप है, वो जैसा ही है, पालतू रूप है उसका। सबसे ज्यादा ये नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, पूर्वोत्तर में, और वहां पर भी अरुणाचल में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये अरुणाचल में, मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में बहुत देखने को मिलते हैं। जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ पर, या वर्षावन जहाँ पूरे साल बारिश होती रहती है और अच्छे खासे घने जंगल बने रहते हैं, कभी पत्तियों को गिराते नहीं है। तो क्या हुआ, जो हमारा जो FSSAI है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने 1 सितंबर 2023 को मिथुन को फूड एनिमल में रख दिया है, ये हमारा फूड एनिमल है। और जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने नेशनल रिसर्च सेंटर बनवाया था मिथुन के लिए 1988 में, ये नागालैंड में है, ये तो याद रख लेना, एक्स्ट्रा फैक्ट है। और ये हर साल 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेगा, ये भी पता होना चाहिए। कौन करेगा, ICAR ने ऐसा कहा है। और जो मिथुन का मीट होगा ना, मीट, इसे बोला जाएगा, इसे नाम दे दिया गया है विशी, इसके मीट को विशी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये 5 खबरें हैं, मैंने आपको बता दी हैं, इन्हें बार बार देखना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला वीडियो में कल अपलोड करूँगा। नमस्कार।